हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जस्टिस टॉक। आज से हम एक नई और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट हमारा होने वाला है फैमिली लॉ। अब फैमिली लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो भी बीए एलएलबी के स्टूडेंट हो, चाहे वो एलएलएम के स्टूडेंट हो, चाहे वो एआईबी की तैयारी कर रहे हो, बीसीआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हो। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके प्रोग्राम में, अगर आपके कोर्स में फैमिली लॉ सब्जेक्ट है तो ये सीरीज आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक टाइम नोट कर लीजिए। हम फैमिली लॉ की हर नई वीडियो को थर्सडे रात 8 बजे अपलोड करेंगे, तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और एक और बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अभी के अभी हमारे चैनल द जस्टिस टॉक को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, मैरिज अंडर हिंदू लॉ, इसमें सबसे पहले हम पहला टॉपिक ये समझेंगे कि आखिरकार फैमिली लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फैमिली लॉ, कि फैमिली लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है, फैमिली लॉ होता क्या है। फैमिली लॉ क्या होता है, हमारा डेफिनेशन क्या है। फैमिली लॉ इज द ब्रांच ऑफ अ लॉ दैट डील विद लीगल मैटर रिलेटेड टू फैमिली रिलेशनशिप। इट फोकसेस ऑन द पर्सनल अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि फैमिली लॉ लॉ की वो ब्रांच है जो हमारे फैमिली मैटर्स और हमारे इंडिविजुअल के पर्सनल अफेयर से डील करती है। अब चाहे आप बात करें मैरिजेस की या डाइवोर्स की या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की, तो ये सभी चीजें फैमिली लॉ के अंडर ही आते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं की कंपोनेंट ऑफ फैमिली लॉ, यानी कि फैमिली लॉ के कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहले होता है मैरिज। मैरिज का मतलब क्या होता है, मैरिज मतलब शादी। शादी का मतलब होता है द लीगल यूनियन बिटवीन पार्टीज, यानी कि दो पार्टियों के बीच का लीगल यूनियन, दो पार्टी यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का लीगल यूनियन। दूसरा होता है डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है, तलाक देना। इसका मतलब होता है लीगल डाइजोलेशन ऑफ मैरिज, यानी मैरिज का खत्म होना, डाइवोर्स देना या एक प्रकार के तलाक दे देना। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट को दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि एक पर्सन ए है जो कि हस्बैंड है। हस्बैंड जो कि सरकारी नौकरी कर रहा है, उसकी जो महीने की सैलरी है वो है 2 लाख रुपए, और उसकी जो पत्नी है वो है बी, वो एक हाउस मेकर है, यानी कि हाउस वाइफ है। अब दोनों के बीच में कोई बात चलती है, दोनों अलग हो जाते हैं। अब इस केस में जो बी है, यानी कि जो औरत है, जो वुमेन है, वो पर्सन ए पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पर्सन ए कमा रहा है ना, पर्सन बी तो कमा नहीं रहा है। अब यहाँ पर जो पर्सन बी है, यानी कि जो डिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रही है पर्सन ए से, तो यही होता है मेंटेनेंस। बात करते हैं कस्टडी की, तो कस्टडी का मतलब होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की केयर और रियरिंग की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे हम कहते हैं कस्टडी। फिर बात आता है एडॉप्शन को लेकर के। एडॉप्शन तो आपने सुना होगा। एडॉप्शन का मतलब होता है लीगल टेकिंग अ चाइल्ड एज वंस ओन, यानी कि किसी बच्चे को लीगली अपने बच्चे के रूप में अडॉप्ट करना। बहुत जगह हमें देखने को मिलता है कि अगर दो लोग हैं, उनका बेबी नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। अब अडॉप्शन का मतलब क्या हो, किसी बच्चे को आप इस तरह से अडॉप्ट करते हो, उस तरह से आप रखते हो, वो आपका खुद का बच्चा है, ठीक है। अगर आपका खुद का बच्चा होता है, आप उसको जिस तरह से प्यार देते हो, वैसे ही आप उस बच्चे को भी वैसा ही प्यार दोगे, तो वही होता है एडॉप्शन। फिर की कंपोनेंट ऑफ फैमिली लॉ का आखिरी होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट आफ्टर डेथ, यानी कि किसी पर्सन के डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी और राइट का ट्रांसफर होना। बहुत टाइम से चला आ रहा है, एक पर्सन ए है जो कि ग्रैंडफादर है, ठीक है। ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, तो ग्रैंडफादर की डेथ हो जाने के बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो उनके बेटे को मिलेगी, यानी कि पर्सन बी को मिलेगी। अब पर्सन बी के डेथ हो जाने के बाद पर्सन सी, यानी कि उसके बेटे को मिलेगी। सी के डेथ हो जाने के बाद उसके बेटे यानी कि डी को मिलेगी। तो ये होता है इनहेरिटेंस, यानी कि डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी और राइट का ट्रांसफर हो जाना, एक प्रकार से वो हो जाता है इनहेरिटेंस। अब समझते हैं मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एचएमए 1955। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो हिंदू मैरिज के बारे में पढ़ोगे, आप जो हिंदू फैमिली लॉ के बारे में पढ़ोगे, उसकी एक इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट बनाई गई है जिसका नाम है हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू में शादी किस तरह से होंगी, मेंटेनेंस किस तरह से मिलेगा, डाइवोर्स कैसे होगा, कस्टडी क्या होगा, इनहेरिटेंस क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में एक बेयर एक्ट बनाई गई है जो कि सिर्फ हिंदुओं में लागू होती है, हिंदू पे अप्लाई होती है।
उस बुक का नाम है, उस एक्ट का नाम है हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको हम एचएमए 1955 के नाम से जानते हैं। अब इसमें मेंटेनेंस के बारे में लिखा हुआ है। अब बहुत टाइम से कन्फ्यूजन चली आ रही है, लोगों को लगता है कि जो वाइफ है वही सिर्फ मेंटेनेंस मांग सकती है, बट इन रियलिटी दोस्तों क्या है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। वही हमारा मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एचएमए 1955 बताना चाह रहा है। ये कह रहा है अंडर एचएमए यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट, मेंटेनेंस कैन बी क्लेम बाय बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ प्रोवाइडेड दे डिड नॉट हैव द सफिशिएंट इंडिपेंडेंट इनकम फॉर देयर सपोर्ट। यानी कि एचएमए के अंडर यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उनके पास अपना गुजारा करने के लिए सफिशिएंट इंडिपेंडेंट इनकम ना हो। लाइक मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसके पास इतनी इनकम है कि वो अपना गुजारा चला लेता है। उसकी जो वाइफ है वो हाउस मेकर है यानी कि हाउस वाइफ है। अब जो उसकी वाइफ है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वाइफ चाहे तो वो उसके ऊपर मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है आगे जा करके। तो यहाँ पर जो वाइफ है वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए जो वाइफ है वो हस्बैंड पर क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वाइफ नौकरी कर रही हो लेकिन हस्बैंड नौकरी ना कर रहा हो, तो यहाँ पर हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है। तो यही हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बताया गया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बस शर्त ये है जो पर्सन किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है उसके पास एक सफिशिएंट इंडिपेंडेंट इनकम ना हो, यानी कि उसके पास इतनी इनकम ना हो कि वो अपना गुजारा चला पाए। ठीक है, तो वही पर्सन सिर्फ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है। और दूसरा होता है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, यानी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर भी मेंटेनेंस के बारे में बात किया गया है। पहला ये कह रहा है कि दिस इज अ सेकुलर प्रोविजन, ये एक सेकुलर प्रोविजन है, यानी कि ये हर रिलीजन के लोगों पर अप्लाई होता है। साथ ही साथ इट कवर द वाइफ, चिल्ड्रन एंड द एज इन्फर्म पेरेंट हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, यानी कि ये उन वाइफ, चिल्ड्रन और एल्डरली पेरेंट्स को कवर करता है जो अपने मेंटेनेंस करने में अनेबल होते हैं। तो ये तो हमारा फैमिली लॉ का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम मैरिज अंडर हिंदू लॉ को डेप्थ में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले थर्सडे रात 8 बजे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।